गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में जॉर्ज पंचम की नाक के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हम पढ़ चुके थे कि रानी एलिजाबेथ का दौरा भारत में होने वाला था, उनका शाही दौरा था। और जब यह बात भारतीय अधिकारियों को पता चलती है तो उनमें अफरा तफरी मच जाती है। सारी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो जॉर्ज पंचम की लाट है उस पर नाक नहीं है। उस नाक को लेकर के सारी परेशानी है। सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाती है और यह तय किया जाता है और सभी इस बात से सहमत भी हो जाते हैं कि अगर लाट की नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। इतना हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। आइए उसके आगे का अध्ययन करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपके सिलेबस से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। और कमेंट करना भी ना भूलें, कमेंट करके भी हमें यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए देखते हैं हम इस चैप्टर को। देखिए, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हाल में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। और जब मीटिंग हुई और मशवरा किया सभी अधिकारियों ने, तो उन्होंने एक मूर्तिकार को भी बुलाया जो कि उस लाट की नाक लगा सकता था, अच्छा शिल्पी था। उसको आदेश दिया गया कि वो जल्द से जल्द दिल्ली में उपस्थित हो अधिकारियों के समक्ष। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैर से लाचार था, लेकिन वह जो मूर्तिकार था वो संभवतः पैर से अपाहिज था, लेकिन वह एक अच्छा कलाकार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। हुक्मरान माने जो वहाँ पर अधिकारी थे, आते ही उस कलाकार ने जब सबके चेहरे देखे तो सबके चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी थी। कुछ लोग निराशा के कारण अपने चेहरे लटकाए हुए थे, कुछ लोगों के चेहरों पर उदासियाँ थी और कुछ बदहवास थे, अर्थात जैसे उनके समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनकी हालत देख करके उस कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। और यह देख करके जब कलाकार अत्यधिक अधिकारियों को दुखी देख करके वह द्रवित हो गया, उसका हृदय द्रवित हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि हे मूर्तिकार, तुम्हें जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। कलाकार को प्रश्न सुनाई दिया। कलाकार ने सकारात्मक उत्तर दिया कि हाँ ठीक है, लाट में नाक लग जाएगी, लेकिन उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तभी यह बात संभव हो सकती है या उस लाट पे नाक लगाई जा सकती है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये होता है कि जैसे एक तरीके से काम से बचना। जब इस तरह से उस कलाकार की बातें सुनी सब लोगों ने, तो सभी लोगों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और सबने यही कहा कि यह मूर्ति कब और लाट कब और कहाँ बनी थी, यह बताने की जिम्मेदारी आपकी है। अर्थात सब लोग उस जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया और अंततः यह निर्णय हुआ कि उन लोगों ने एक क्लर्क को बुलाया, बाबू को, और उसको यह काम सौंप दिया गया कि तुम इस कलाकार को बताओ कि यह लाट कब बनी थी और कहाँ बनी थी। पुरातत्व के विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अर्थात उस क्लर्क ने जाकर के पुरातत्व विभाग की सभी फाइलों को खंगाला, लेकिन उसे कहीं भी कोई ऐसा सुराग या फाइल नहीं मिली कि जिसमें यह पता चल सके कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इसलिए उसने आकर के कमेटी के समक्ष डरते हुए यह बयान दे दिया कि साहब फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में कुछ मिला नहीं है। हुक्कामों के चेहरों
पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। पुनः अधिकारियों ने यानी हुक्मरानों ने एक नई कमेटी बनाई और उस कमेटी को यह जिम्मा दे दिया कि जैसे भी हो यह काम आपको करना ही है, इस लाट पर नाक हर हाल में लगनी ही चाहिए। दारोमदार का मतलब जिम्मेदारी। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। लेकिन जब ये भी पता नहीं चल सका तो मूर्तिकार को दोबारा नई कमेटी से मिलाने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन उसी समय मूर्तिकार एक थोड़ा सा और जो सलाह देता है वो सबसे परेशानी में थोड़ा सुकून देने वाली सलाह होती है। और उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चलता तो आप लोग मत घबराइए, क्योंकि इस लाट को देख करके मैं भारत के जितने भी पर्वत हैं मैं सभी पर्वतों पर जा कर के और उस तरह का पत्थर खोज कर ले आऊँगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। जब कलाकार ने यह बात कही तो जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने काफ़ी राहत की सांस ली। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। और सभापति ने कलाकार की इस तरह की बात को सुन करके उन्हें भी थोड़ा जोश आया और उन्होंने अपने गर्व से जोश से कहा कि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो हिंदुस्तान में ना मिलती हो। हर चीज़ हमारे देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है सिर्फ खोज करने की, और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा और इस मेहनत का परिणाम भी हमको सकारात्मक रूप में मिलेगा, जिससे हमारा जो आने वाला समय है वह प्रसन्नता भरा होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया और उन सभापति की ये बातें तुरंत अखबारों में छाप दी गईं। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा और मूर्तिकार तुरंत हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानें जहाँ पर पत्थर मिलते हैं वहाँ का दौरा करना उसने प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लेकिन पूरे भारतीय पहाड़ियों का दौरा करने के बाद, खानों का दौरा करने के बाद वह निराश मन से लौट आया और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। अर्थात वह जो है बहुत निराश हो चुका था, मजबूर था। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। और उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने को खंगाला, प्रत्येक पहाड़ी पर गया, लेकिन इस तरह का पत्थर मुझे नहीं मिला। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह विदेशी पत्थर है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। सभापति ने जब कलाकार की यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आपकी अक्ल को लानत है, अर्थात धिक्कार है। जब विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, उनके दिल को, उनके दिमाग को, उनके तौर तरीके को, उनके रहन सहन को, यहाँ तक कि हम उनके बाल डांस को भी अपना चुके हैं। जब बाल डांस भारत में मिल जाता है तो एक पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। ये बातें शायद सभापति की उचित नहीं है, क्योंकि अन्य चीज़ों को तो हम सीख सकते हैं लेकिन किसी दूसरे देश से पत्थर ढो करके अपने देश में ला के रख नहीं सकते। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। मूर्तिकार ने कहा कि मैं एक बात मेरी दिमाग में है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह है कि मेरी यह बात अखबारों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। सभापति जी बड़ी प्रसन्न हुए कलाकार की उस बात को सुन करके और उन्होंने चपरासी को आदेश दिया कि कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। तो कलाकार ने कहा कि अपने देश के नेताओं की भी तमाम पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं और यदि आप उचित समझें तो जो नाक इस मूर्ति पर, इस लाट पर फिट बैठे उस नेता की नाक को उतार लाया जाए।
सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। फिर सभी अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और थोड़ी समय बाद सब लोग प्रसन्न हो गए। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। सभापति ने कलाकार से कहा, चलो ठीक है, लेकिन यह काम तुम्हें बड़ी होशियारी और सफाई के साथ करना होगा, अर्थात कोई जानने ना पाए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। और इतना आदेश मिलने के बाद वह जो मूर्तिकार था, शिल्पकार था, वह पुनः अपने देश का दौरा करने के लिए निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। फिर वह इस तरह से दौरा करते हुए दिल्ली से बम्बई पहुंच गया। वहां दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकों की नाप ली उसने। और फिर नाप लेने के बाद गुजरात की ओर भागकर गुजरात पहुंचा। वहां गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुजरात में भी इन नेताओं की मूर्ति की नाक की नाप को लिया और फिर वहां से वह बंगाल की तरफ चल पड़ा। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चल पड़ा। वहां से भी रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि नेताओं के नाक की नाप ली और फिर बिहार की तरफ चलता बना। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के लाटों के पास गया। और इस तरह से वह बिहार होते हुए भी उत्तर प्रदेश में आया और उसने चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खां, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के लाटों के नाक की नाप ली। इसी घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और उसने पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, अर्थात वह इनके लाटों के नाक की भी नाप ली उसने। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। और उसने कहा लौट करके कि मैंने पूरे देश का दौरा करके सभी नेताओं के लाटों की नाप ली, लेकिन माफ़ कीजिएगा, किसी भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक जितनी नहीं थी। हमारे देश के नेताओं की नाक इस जॉर्ज पंचम के पुतले की नाक से भी बड़ी है। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पुनः इसके आगे के भागों का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।